नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग सॉयल साइंस के अंतर्गत जो प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में क्लासेस कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। हमारी अंतिम क्लास कार्बन के ऑक्साइड पर समाप्त हुई थी, तो इसका एक आंकड़ा रह गया था जो थोड़ा कन्फ्यूजन था। 50 गुणे दोस्तों 106 नहीं, ये घात है। 50 गुणे 10⁶ टन कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। हालांकि इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम का पेपर जैसे मंडी सिचू वाला आपने अगर एग्ज़ाम का पेपर देखा होगा, तो जो क्वेश्चन का तरीका है काफ़ी बदल रहा है पूछने का, काफ़ी डीप में चीज़ें आ रही हैं। तो सब कुछ पढ़ते चलिए, कुछ भी छूटने ना पाए जितना आपके सिलेबस में दिया गया। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, आज से हमारी क्लास यहाँ से आरंभ हो रही। तो मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ में उपस्थित आवेशाल पदार्थों का प्रमुख घटक है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से दोस्तों काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं कि पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रदूषक कारक है जो औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। तो यातायात साधनों से जो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो निकलती है दोस्तों, वो उसका एक प्रमुख कारक था। तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में उपस्थित आवेशाल पदार्थों का प्रमुख घटक है। ये पूछा जाता है, ये लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाली कौन सी हानिकारक गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हानिकारक होती है। इसकी जो हीमोग्लोबिन से, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसकी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक बंधुता है। कहने का तात्पर्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी जल्दी से हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ती है जितना शीघ्र कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ती है, CO जुड़ती है। तो और इससे व्यक्ति की यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। यह हीमोग्लोबिन से क्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करती है। पूछा सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के फलस्वरूप किस चीज़ का निर्माण करती है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलती है। और यह विषैला होता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संयोजित नहीं हो पाती। तो इसके कारण क्या होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ नहीं पाती, और जिसको ऑक्सीजन का जो परिवहन का कार्य होता है वो बाधित होने लगता है। लंबी अवधि तक CO को अंतः शोषण करने से रुधिर में उपस्थित संपूर्ण हीमोग्लोबिन इससे संयोजित हो जाता है और ऑक्सीजन के स्थानांतरण के लिए हीमोग्लोबिन उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जीव की क्या होती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की कम सांद्रता से सरदर्द व चक्कर भी आ सकते हैं। धूम्रपान से भी रुधिर में CO की मात्रा में वृद्धि हो जाती। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में सामान्यतः 10% हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से संयोजित रहता है। तो धूम्रपान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें आमतौर पर जो कितनी मात्रा, 10% मात्रा होती है जो हीमोग्लोबिन CO से संयोजित रहती है। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, जीवाश्मी ईंधन है। जीवाश्मी ईंधन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। इनमें अमूमन 1 से 4% तक सल्फर की मात्रा होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, 1 से लेकर के 4% तक सल्फर की मात्रा होती है। और ये ईंधन प्रत्येक वर्ष लाखों टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में विमुक्त करते हैं। इसका 2/3 भाग पृथ्वी में गैस या फिर सूक्ष्म कणों, शुष्क निक्षेपण के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है, जबकि शेष जो 1/3 भाग होता है वर्षा जल के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल, वर्षा जल के रूप में सल्फ्यूरस अम्ल। इसकी बात हो रही है यहाँ पर सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, ये 2 नहीं होगा, H2SO3 अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो वर्षा जल के साथ आता है या तो फिर वो सल्फ्यूरस अम्ल होगा या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। हालांकि इसमें से दोनों में से इंपॉर्टेंट सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर के अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको याद रखना है। अतः इस वर्षा जल में अम्लता होती है। हालांकि अम्लीय वर्षा में पूछा था कि कौन कौन से भाग लेते हैं, हमने पूर्व के लेक्चर में बताया भी था कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया आपका और HNO3 हो गया। और अम्ल वर्षा एसिड यह क्या कहलाती है आपकी, इसे ही अम्ल वर्षा भी कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड श्वसन तंत्र को उत्तेजित कर देते हैं। इसमें फेफड़ों की इपिथेलियम परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। नेत्र जो कंजक्टिव ऑफ आई जो होता है उसको भी उत्तेजित कर देता है। जो नेत्र श्लेष्मला होती है वो क्या होता है, उसको उत्तेजित कर देता है, जिससे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड आर्थिक महत्व में अनेक पौधे जैसे धान्य फसलों, अंगूर, सेब, कपास आदि के लिए भी हानिप्रद है।
यह क्लोरोप्लास्ट को नष्ट कर देती है। पूछा सकता है कि कौन सी एक ऐसी गैस है जो क्लोरोप्लास्ट को नष्ट करने का कार्य करती है। तो क्लोरोप्लास्ट को कौन नष्ट करता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? सल्फर डाइऑक्साइड करती है। ये देख सकते हैं, यह क्लोरोप्लास्ट को नष्ट कर देती है, जिसके फलस्वरूप पौधों की उत्पादकता जो होती है कम हो जाती है। क्लोरोप्लास्ट जब नष्ट होने लगेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पेड़ पौधे होंगे वो क्या होंगे? भोजन नहीं बना पाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? चीज़ें वो धीरे धीरे पेड़ पौधे नष्ट होने लगेंगे। यह भवनों की बाह्य सतह, चूना पत्थर तथा संगमरमर को अपर्दन भी करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक याद रखें। पहली बात तो क्या करती है, इसका पहला नुकसान क्या है कि यह क्लोरोप्लास्ट को क्या करती है? नष्ट कर देती है। अगली बात, यह भवनों की बाह्य सतह, चूना पत्थर तथा संगमरमर का अपर्दन करती है। एक हाल ही में काफ़ी चीज़ें चर्चा में रही, ताजमहल को लेकर के चर्चा में रही थी कि उसका जो संगमरमर का पत्थर है दोस्तों पीला पड़ने लगा। तो उसमें एक अपना अहम कारक यही है कि अम्ल वर्षा है। तो अम्ल वर्षा में जो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, आपका H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सभी क्या है? उसको प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो वही कह रहा है कि यह भवनों की बाह्य सतह, चूना पत्थर तथा संगमरमर को क्या करती हैं? अपर्दन करने का कार्य करती हैं या नुकसान पहुंचाने का कार्य करती हैं। अगला हमारा कुछ पार्टिकुलेट मैटर के बारे में बात कर लेते हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित ठोस तरल पदार्थों के कण होते हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित ठोस तरल पदार्थों के कण होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। इन कणों को उनके आमाप, स्रोत, भौतिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि जो एरोसॉल है, क्या? जैसे कि जो एरोसॉल है, धूम व धुआं, इनका आकार जो होता है 1 माइक्रोमीटर से छोटे व्यास के कण होते हैं। कितने होते हैं? 1 माइक्रोमीटर से छोटे व्यास के कण होते हैं। तो इसमें पार्टिकुलर मैटर का आकार मैटर करता है। इसको याद रखना है कि 1 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं। इनसे बड़े आमाप के कण, डस्ट हो गया, धूमिका, जो इसे तरल कहलाते हैं, ये सभी जो इससे बड़े हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? डस्ट हो गया, ठोस हो गया। जो धूमिका मिष्ट तरल के रूप में जानी जाती है। जो स्मोक है, धुआं है, वायु में निलंबित कज्जल, जिसे सूट कार्बन के सूक्ष्म कण होते हैं। किसके होते हैं? वो जो स्मोक होता है, वायु में निलंबित कज्जल जो होता है, सूट कार्बन के सूक्ष्म कण होते हैं। ये जीवाश्मी ईंधन विशेष रूप से कोयला व तेल दहन से उत्पन्न होते हैं। अगला है हमारा वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। सरकार ने वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1981 में लागू किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको याद रखना है कि सरकार ने वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम एक्ट वर्ष 1981 को लागू किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे आमाप के कणकीय पदार्थों का मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या कहा कि जो 2.5 माइक्रोमीटर से जो कम व्यास के जो कणकीय पदार्थ होते हैं वो मानव स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। वाहनों की निर्वात गैसें प्रदूषकों की मात्रा कम करने के उद्देश्य से उनमें उत्प्रेरक परिवर्तक, कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए जा रहे हैं। इनमें उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम, पैलेडियम और रेडियम धातुओं का उपयोग किया जा रहा है। उत्प्रेरक के रूप में कुछ प्लेटिनम, पैलेडियम और रेडियम धातुओं का प्रयोग किया जा रहा है। ये धातु अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड व पानी में तथा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड व नाइट्रिक अम्ल को क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। जो उत्प्रेरक परिवर्तक होते हैं केवल उस दशा में ही प्रभावी होते हैं जब लेड रहित पेट्रोल उपयोग किया जाए, क्योंकि लेड उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग की गई धातुओं को निष्क्रिय कर देता है। तो जब ये उत्प्रेरक परिवर्तक कब कार्य करते हैं? उत्प्रेरक परिवर्तक दोस्तों तब कार्य करने का काम करते हैं जब लेड रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाए। जो लेड से युक्त पेट्रोल होता है वो नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, और उत्प्रेरक जो होंगे तभी प्रभावी तौर पर कार्य करेंगे जब लेड रहित पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि जो लेड होता है वो क्या होता है? लेड होता है जो उत्प्रेरक के रूप में जो हम धातुओं का इस्तेमाल करते हैं वो उन धातुओं को निष्क्रिय कर देता है, जिससे वो अपना काम नहीं कर पाती। हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्या करा है कि कुछ ताप रिएक्टर, थर्मो रिएक्टर्स बनाए हैं जो निर्वात गैस में उपस्थित कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को शुद्ध ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। तभी हाल ही में कुछ ताप रिएक्टर्स बनाए गए जो निर्वात गैस में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को शुद्ध ऑक्सीजन में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं।
अगला हमारा दोस्तों अम्ल वर्षा को लेकर के, अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा से जो हो सकता है कि एक नंबर का पूछ लिया जाए, तो इसको याद रखना है। तो सामान्य बारिश का पीएच लगभग 5.6 होता है। यह थोड़ा अम्लीय है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुल करके कमज़ोर कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इसमें घुल करके कमज़ोर कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। अम्लीय वर्षा का पीएच आमतौर पर 4.2 और 4.4 के बीच होता है। अम्ल वर्षा या अम्ल का जमाव एक व्यापक शब्द है जिसमें अम्लीय घटकों के साथ साथ वर्षा का कोई भी रूप शामिल है। जैसे कि इनको याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गीले या सूखे रूप में वातावरण में ज़मीन पर गिरते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं बारिश, बर्फ़, कोहरा, ओले, यहाँ पर तक की धूल के जो अम्लीकरण है। अम्लीय वर्षा का परिणाम तब होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित होते हैं, हवा और वायु राशियों द्वारा ले जाए जाते हैं। SO2 और NO सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पानी या ऑक्सीजन अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। फिर ये ज़मीन पर गिरने से पहले जल और अन्य सामग्रियों के साथ मिल जाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, वर्षा का जो जल होता है उसके साथ नीचे ज़मीन पर आते हैं। अब हमारा अगला बिंदु है ध्वनि प्रदूषण को लेकर के। हालांकि हम ध्वनि प्रदूषण को लेकर के अच्छे से पढ़ चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पर एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि चीज़ें आसानी से याद हो जाएँ। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों। अप्रिय ध्वनि को क्या कहा जाता है, शोर कहा जाता है। जो कानों को पसंद ध्वनि नहीं होती वो क्या कहलाती, शोर कहलाती है। विभिन्न तौर पर कारखाने हो गए, यातायात जैसे कि ट्रेन, वायुयान, गाड़ियाँ, रेडियो, स्टीरियो, लाउड स्पीकर, टेलीविज़न आदि शोर के क्या सामान्य स्रोत हैं। वास्तव में शोर जो होती है ध्वनि ऊर्जा की वह तीव्रता है जिसे जीवधारी सहन नहीं कर पाते। शोर है क्या, शोर एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि ध्वनि ऊर्जा की वह तीव्रता है जिसे जीवधारी सहन नहीं कर पाते हैं। शोर की तीव्रता किस में मापी जाती है, बेल में मापी जाती है। शोर की जो तीव्रता होती है किस में मापी जाती है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, बेल में मापी जाती है। मनुष्य 10 डेसिबल 1/3 बेल की ध्वनि को सुन सकता है। मनुष्य जो होता है, वैसे तो शोर की तीव्रता बेल में मापी जाती है, किंतु जो मनुष्य होता है वो 10 डेसिबल की ध्वनि को सामान्य रूप से सुन सकता है। लगभग 25 डेसिबल पर वातावरण शांत जैसे पुस्तकालय होता है। सामान्य बातचीत के लिए 35 से 60 डेसिबल होती है। मैंने आपको बताया था पूर्व के लेक्चर में कि वैसे तो कहीं कहीं पर रेंज यही लिखी मिलेगी कि 35 से 60, या फिर आप 60 याद रख सकते हैं आसानी से। 80 डेसिबल पर मनुष्य अस्वस्थ रूप से बेचैन होने लगता है। कहीं कहीं पर आपको 80 देखने को मिलेगा, कहीं 85 क्रिटिकल लेवल देखने को मिलेगा, या फिर 90 देखने को भी मिल सकता है। तो 80 से 90 याद रखें कि 80 डेसिबल पर मनुष्य अस्वस्थ व बेचैन होने लगता है। तथा 130 से 140 डेसिबल जो हवाई जहाज के उड़ने की आवाज़ है कर्कश होती है, जो क्या होती है मनुष्य को पसंद नहीं आती और उसे पीड़ा पहुंचाने का कार्य करती है। भारत में ध्वनि प्रदूषण के स्वीकार्य स्तर संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 द्वारा निर्धारित किए गए। इंपॉर्टेंट बिंदु है, इनको याद रखना कि भारत में ध्वनि प्रदूषण के स्वीकार्य स्तर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 द्वारा निर्धारित किए गए। ये मानक विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग है, दिन और रात के समय के लिए अलग अलग है। तो जो मानक स्तर है दिन और रात के लिए अलग अलग है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से आज बता दूंगा ताकि चीज़ों को आसानी से याद हो जाए आपको। खैर ये बिंदु याद रखना कि भारत में ध्वनि प्रदूषण के स्वीकार्य स्तर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 द्वारा निर्धारित किए गए। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर दिए गए, उनको क्या क्या हैं। देखो औद्योगिक क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें, हालांकि एक सारणी बना के मैं अलग से ही बता चुका हूँ, किंतु औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय अगर हम बात करें तो 75 डेसिबल है। वहीं रात के समय कितना है, 70 डेसिबल है। तो जो ये आंकड़े आपको जरूर याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं कहूँ तो इनको जरूर याद रखें। तो खैर औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, दिन के समय 75 डेसिबल सीमा रखी गई है, वहीं जो रात के समय 70 डेसिबल सीमा रखी गई, क्योंकि दिन में आवाज़ें आती रहती हैं नॉर्मल भी, तो इतना नहीं जान पड़ता है, किंतु रात के समय में चीज़ें शांत होती हैं तो हल्की भी आवाज़ काफ़ी तेज़ी से सुनाई देती है।
अगला हमारा है वाणिज्यिक क्षेत्र। तो वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन के समय में 65 डेसिबल और रात के समय में 55 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र में दिन के समय में 55 डेसिबल और रात के समय में 45 डेसिबल। शांत क्षेत्रों की अगर हम बात करें, शांत क्षेत्र जैसे कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, अदालतें आदि, ये 100 मीटर के भीतर के जो क्षेत्र हैं, दिन के समय में 50 डेसिबल, रात के समय में 40 डेसिबल। डेसिबल क्या है? डेसिबल एक भारित पैमाना है जो मानव कान की संवेदनशीलता को दर्शाता है। तो डेसिबल है क्या? डेसिबल एक प्रकार का भारित पैमाना होता है जो मानव के कान की संवेदनशीलता को दर्शाता है। यह बताता है कि किस शोर के प्रति कितना संवेदनशील है। घरेलू अपमार्जक, शुरू में मैंने एक चार्ट बना के अच्छे से समझाया था। तो घरेलू अपमार्जक के बारे में बात करते हैं। कपड़े धोने क्या होते हैं? पहली बात तो यही कि पूछा था कि क्या होते हैं। तो कपड़े धोने, बर्तन साफ करने के लिए लगभग सभी घरों में घरेलू अपमार्जक उपयोग में लाए जाते हैं। इन्हें नालियों द्वारा तालों, नदियों इत्यादि में बहा दिया जाता है, जहाँ से जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। घरेलू अपमार्जक क्या है? तो घरेलू अपमार्जक की अगर हम बात करें, जैसे कि घरों में कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो नाले के पानी के माध्यम से तालाबों में, नदियों में पहुँचते हैं, जिससे जल प्रदूषण करने का कार्य करते हैं। अगर इसके कुछ घटक की बात करें जो जरूरी है उनको पढ़ लेते हैं। अपमार्जकों का उपयोग करने से फास्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम के यौगिक और एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये इंपॉर्टेंट है, ABS इत्यादि पदार्थ बह करके आते हैं और जल में एकत्र हो जाते हैं। अभी हम बताएंगे कि एल्किल बेंजीन सल्फेट क्यों इंपॉर्टेंट है। एल्किल दोस्तों, अपमार्जकों में जो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होता है, इसके स्थान पर इनको नियंत्रित करने के लिए लास का प्रयोग किया जाता है। लास क्या होता है? लीनियर एल्किल सल्फोनेट होता है। तो इसको ऐसा समझते हैं कि ABS के स्थान पर लास का प्रयोग करते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, ABS के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो LAS है क्या? लीनियर एल्किल सल्फोनेट है। इसके इफेक्ट्स की बात करें, उपरोक्त अपमार्जक के प्रभाव कुछ निम्न प्रकार हैं। जैसे कि ABS, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये होता क्या? झाग के रूप में उपस्थित होता है, अनिम्नीकरणीय, नॉन डिग्रेडेबल होने के कारण यह जलाशयों में एकत्रित होता है। पहली बात तो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट जो है ये झाग देने का कार्य होता है, झाग देने का कार्य करता है और यह समाप्त भी नहीं होता जल्दी, सड़ता गलता भी नहीं। तो इसी के लिए क्या होता है? जलाशयों में उपस्थित रहता है। इसकी उच्च सांद्रता से जलाशय में रहने वाली जो जीवधारी हैं वो प्रभावित होते हैं। प्रभावों की अगर हम बात करें, उपरोक्त अपमार्जक के प्रभाव कौन कौन से? निम्न प्रकार से। जैसे कि जो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये तो खैर वही टाइप हो गया फिर से। अगला हमारा है अकार्बनिक फास्फोरस और नाइट्रोजन। अकार्बनिक फास्फोरस और नाइट्रोजन, इसमें क्या है? जल में इन पदार्थों की अधिक मात्रा से तालाबों और नदियों में शैवालों की वृद्धि होती है, बढ़ जाती है। इसको ध्यान से पढ़ना है कि इस अकार्बनिक फास्फोरस और नाइट्रोजन से क्या होता है, जब इनकी काफ़ी मात्रा तालाबों में, नदियों में बढ़ने लगती है, जो शैवाल होते हैं इनकी वृद्धि होने लगती है, ये और अधिक तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और वो जलाशयों की सतह पर फैल जाते हैं। शैवालों की इस अत्यधिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? वाटर ब्लूम की संख्या दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो इसको पढ़ना है अच्छे से। अकार्बनिक फास्फोरस और नाइट्रोजन की बात करें, अगर ये जल में ठीक ठाक मात्रा में बढ़ने लगते हैं तो शैवाल क्या होते हैं? इनसे पोषण प्राप्त करके बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? वाटर ब्लूम कहा जाता है। इन शैवालों की मृत्यु और इसके पश्चात उनके कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब इन शैवालों की मृत्यु होती है, कहावत है कि जो आया है वो जाएगा, तो शैवाल जब बढ़ते बहुत तेज़ी से, उतनी तेज़ी से समाप्त भी होते हैं। तो इसके पश्चात उनके कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जब ये सड़ते गलते हैं तो उनके कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से पानी में ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी उत्पन्न होती है। पानी में क्या होने लगता है? पानी में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न होने लगती है और जलीय प्राणियों की मृत्यु होने लगती है। जैसे क्या होते हैं? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जल में रहने वाले जो प्राणी होंगे उनकी मृत्यु होने लगती है। इस प्रक्रिया को निरंतर चलने से जलाशय में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक और जल की मात्रा क्या हो जाती है?
इस प्रक्रिया के निरंतर चलने रहने से कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा अधिक हो जाती है और जल की मात्रा कम होती रहती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे यूटोट्रॉफिक सुपोषण यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। सुपोषण की संज्ञा इसको दी जाती है। जल प्रसुपटन बनाने वाले शैवाल टॉक्सिक पदार्थों का स्राव करते हैं। इस प्रकार के दूषित जल पीने से घरेलू पशुओं की मृत्यु भी संभव है। इसके नियंत्रण की अगर हम बात करें, अपमार्जकों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं, जैसे कि चूना हो गया, फेरिक क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फास्फोरस हाइड्रोक्साइड, फिटकरी इत्यादि से तालाब की तली पर ये जमा हो जाते हैं। इससे तलछट को फिर जलाशयों से हटाया जाता है और इस काम के लिए जर्कोनियम सबसे अधिक उपयोगी। इसको याद रखना है, जर्कोनियम सबसे अधिक उपयोगी है अपमार्जकों के नियंत्रण के लिए। जो जर्कोनियम है ये सबसे अधिक उपयोगी, इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है एक बार। जर्कोनियम तो चूना, फेरिक क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये फास्फोरस हाइड्रोक्साइड, फिटकरी, ये सभी क्या हैं? तालाब की तली पर जमा हो जाते हैं। तलछट को फिर से जलाशयों से हटाया जाता है और इस काम के लिए जर्कोनियम होता है सबसे अधिक उपयोगी होता है। अपमार्जकों में एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के स्थान पर लास का प्रयोग करते हैं। हमने बताया था लीनियर एल्किल सल्फोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण बैक्टीरिया, कवक जैसे अपघटों की संख्या बढ़ जाती है। जो वाहित मल होता है इसमें कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण बैक्टीरिया और कवक जैसे जो अपघटक होते हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है। इससे जलाशयों में पुनः ऑक्सीजनीकरण की दर विऑक्सीकरण की दर की तुलना में कम हो जाती है। जो वाहित मल होता है, ठीक है, वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण बैक्टीरिया और कवक जैसे कुछ जो अपघटक होते हैं इनकी संख्या क्या होती? बढ़ जाती है। अगर इसको अच्छे से समझें, क्या कह रहा है कि जो वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण वाहित मल जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ ठीक ठीक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, जिससे बैक्टीरिया और कवक जैसे जो अपघटक होते हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है। इससे जलाशयों में पुनः ऑक्सीजनीकरण की दर विऑक्सीकरण की तुलना में कम हो जाती है। ऐसे पानी में बीओडी, जो बीओडी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अत्यंत अधिक हो जाती है। बीओडी जीवाणुओं द्वारा अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा है। बीओडी है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जीवाणुओं द्वारा जो अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा होती है। इसको याद रखना है कि बीओडी क्या होती है, पूछा जाता है दोस्तों। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। तो फुल फॉर्म इसका क्या है बीओडी का? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को में कंफ्यूज नहीं होना। इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। स्वच्छ जल में यह मात्रा अत्यंत कम होती है। अगर बीओडी कम है तो क्या माना जाएगा कि जल स्वच्छ है। जो बीओडी कम है तो माना जाएगा कि जल जो है स्वच्छ है, ठीक है। जल क्या स्वच्छ है? बीओडी अगर अधिक है तो माना जाएगा कि जल संक्रमित है। तो माना जाएगा कि जल संक्रमित है, ठीक है, क्योंकि इसमें जीवाणुओं की संख्या कम होती है। प्रदूषित जल की बीओडी अधिक होती है। जो प्रदूषित जल होता है उसकी बीओडी क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया बहुत अधिक संख्या में होते हैं। इन्हें कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है। पर जो प्रदूषित जल होता है दोस्तों उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? अधिक आवश्यकता होती है। इसको याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। प्रदूषित जलाशयों का पानी काम में नहीं लिया जा सकता। सड़ान के कारण आसपास दुर्गंध फैल जाती है और संक्रामक रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। जल प्रदूषण के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है कि जल प्रदूषण के लिए डैफनिया, ट्राउट क्या है? ये दो हैं कुछ अन्य मछलियाँ जो संवेदनशील होती हैं और ये प्रदूषण की तीव्रता को दर्शाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है कि दोस्तों जल प्रदूषण के लिए डैफनिया होगी, आपकी ट्राउट होगी, तथा इसके साथ साथ कुछ अन्य मछलियाँ भी हैं जो प्रदूषण की तीव्रता को दर्शाती हैं। तो इसमें क्या याद रखना है कि अगर बीओडी कम है तो माना जाएगा कि जल स्वच्छ है। बीओडी अगर अधिक है तो यह माना जाएगा कि जल संक्रमित है। जो प्रदूषित जल होता है उसकी बीओडी क्या होती है? अधिक होती है। वहीं अगर हम बात करें जल प्रदूषण के लिए डैफनिया और ट्राउट तथा कुछ अन्य मछलियाँ जो होती हैं संवेदनशील होती हैं।
वाहित मल का जो उपचार है कितने चरणों में किया जाता है? मोटे तौर पर 2 चरणों में किया जाता है, प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में क्या होता है? मुख्यतः बड़े कणों को भौतिक क्रियाओं जैसे अवसादन, सेडिमेंटेशन हो गया, प्लवन हो गया आदि के द्वारा अलग किया जाता है। प्राथमिक उपचार में जो बड़े कण होते हैं उनको कुछ भौतिक क्रियाओं के माध्यम से, जैसे कि अवसादन हो गया, जैसे प्लवन हो गया, इनके द्वारा क्या होता है? अलग कर लिया जाता है। वहीं द्वितीयक उपचार की अगर हम बात करें तो द्वितीयक उपचार में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन पॉन्ड हो गया, अथवा सक्रियति आप जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है ये हो गया। जो पहली बात, द्वितीयक उपचार में ऑक्सीकरण ताल की अथवा या फिर सक्रियत जो आपंक क्रिया है जिसे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यह सक्रियत आपंक क्रिया है दोस्तों, इसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। वाहित मल के उपचार की एक नई विधि रिवर्स परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि वाहित मल के से रिवर्स ऑस्मोसिस का संबंध किससे है? तो वाहित मल के उपचार से संबंधित है। रिवर्स ऑस्मोसिस वाहित मल उपचार जिसमें वाहित मल के पुनः चक्रण से पीने योग्य स्वच्छ जल मिल जाता है। जापान की जो मिनीमाटा खाड़ी है में पाए जाने वाले पारे से दूषित मछलियां खाने से अनेक मनुष्यों की मृत्यु होने से अनेक मनुष्यों की मृत्यु हो गई। इसके फलस्वरूप अनेक घटनाएं स्वीडन, कनाडा में भी हो चुकी हैं। कॉपर और जिंक ये क्या है, इन पर बात कर लेते हैं थोड़ा। फिर कैडमियम, क्रोमियम इस पर आएंगे। तो कॉपर और जिंक की बात करें, ये मोलस्का वर्ग के प्राणियों से में एकत्रित होते हैं। कॉपर और जिंक आमतौर पर मोलस्का वर्ग के प्राणी हैं, उनमें देखने को मिलते हैं। उनकी वृद्धि शारीरिक क्रियाओं, प्रजनन आदि को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। वहीं कैडमियम और क्रोमियम की बात करें तो ये समुद्री प्राणियों में एकत्र होते हैं। इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कॉपर और जिंक मोलस्का वर्ग से संबंधित है। कैडमियम और क्रोमियम आमतौर पर समुद्री प्राणियों में एकत्र होते हैं। फ्लोराइड प्रदूषण, फ्लोरीन प्रदूषक के रूप में जल, मृदा, वायु में पाई जाती है। दंत फ्लोरोसिस फ्लोराइड के कारण होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO का वैश्विक सम्मेलन, इसमें संबंधित कुछ जरूरी चीजें हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO का वैश्विक सम्मेलन कोलंबिया के कार्टाजेना में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के कुछ बारे में बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और कोलंबिया ने संयुक्त रूप से आयोजित किया इसको। सम्मेलन के आयोजन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, और यह भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो UNEP से संबंधित कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह एक प्रकार से पर्यावरण से संबंधित है और में टॉपिक भी दिया गया है, तो इसको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें या पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई, तो जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन के परिणाम स्वरूप करी गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो इसकी अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई तो आप बता पाएंगे। मैं इसको नोट भी किए दे रहा हूँ। UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी। UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है, उसके बाद इसकी स्थापना करी गई थी। एक बार प्रश्न भी आया हुआ था। प्रश्न क्या था मैं आपको बता दे रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और पर्यावरण शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसे IEEP कब अस्तित्व में आए। तो आपके विकल्प दिए गए थे 1972, 1975, 1982, 1992। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? UNEP की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1972 में हुई थी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम IEEP की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1975 में हुई थी।
तो इसको एक और लिख लीजिए, IEEP। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1975 में हुई थी। IEEP के फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। तो खैर इस सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और कोलंबिया ने संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया था। सम्मेलन के आयोजन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व मौसम संगठन WMO जैसे अन्य यूनाइटेड नेशन एजेंसियां भी इसमें शामिल थीं। इसके उद्देश्य स्वच्छ वायु, स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति के लिए तथा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्रवाइयों में तेजी लाना। सम्मेलन के मुख्य कुछ आउटकम: 50 से अधिक देशों ने वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को 2040 तक 50% तक कम करने का लक्ष्य साझा किया था, इस पर प्रतिबद्धता जताई थी। भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लक्षित उपायों के माध्यम से 2040 तक वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। तो ये थे कुछ दोस्तों हमारे लेक्चर से संबंधित कुछ टॉपिक थे। अब अगले दिन से हम सभी लोग क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर करेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ से प्रश्न उत्तर चालू हैं तो अगले दिन हम सभी लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। फिर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ जरूरी चीज़ें कर लेंगे और यह हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर उसके आगे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन दोस्तों, धन्यवाद।